डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंट आईसीटी टर्म्स। देखिए, मैं देखता हूँ यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हो या सीटेट का हो या स्लेट हो या आईडीटी हो, उसमें क्या होता है कि कई बार आजकल कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के आ रहे हैं जो डोमेन, होस्टिंग, वेबसाइट, इस तरीके की टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड रहेगा। आज हम समझेंगे कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, एसएसएल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, पहले देख लेते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम जो होता है एक यूनिक एड्रेस होता है एक वेबसाइट का। जैसे वेबसाइट क्या हुई, वेबसाइट तो हुई एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी कि ऑनलाइन हमारे वेब पेजेस हैं, उनको हमने जोड़कर एक वेबसाइट बना रखी है जिसको हम कहीं से भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं। उस वेबसाइट का जो एक नाम होता है, यूनिक एड्रेस, जो उसका एक नेम होता है, उसको हम कहते हैं डोमेन नेम। जैसे google.com एक वेबसाइट है, लेकिन जो गूगल है ये उसका एक डोमेन नेम है। इसी तरह से wikipedia.org जो है एक ये वेबसाइट है, लेकिन जो ये विकीपीडिया हुआ ये इसका एक डोमेन नेम हुआ। अच्छा, अब जो ये आगे लगा हुआ है ये क्या है, ये इसको .com या .org जो है ये एक्सटेंशन कहलाता है। ये एक्सटेंशन जैसे .com कमर्शियल वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है, .org ऑर्गेनाइजेशन को, .in इंडिया को, .edu एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसके दो पार्ट हैं, एक गूगल और एक .com। ये पूरा मिलकर डोमेन नेम बनता है, एक्सटेंशन को लगाकर इसको बोलते हैं होस्टिंग। अब देखिए, वेबसाइट तो बन गई, वेबसाइट के वेब पेजेस बना लिए गए। इसके बाद में वेबसाइट को जो होस्ट किया जाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने एक वेबसाइट बनाई, उसमें हमने अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन दी, अलग अलग तरीके के गैलरी में उसमें हमने फ़ोटोज़ लगाए, वीडियोज़ अपलोड करे, इत्यादि ये सारे काम किए। अब उसके बाद जो वो एक जगह जहाँ पर ये सारी चीज़ें सेफ रहेंगी, जहाँ से एक्सेस दिया जाएगा यूज़र्स को, वो इसको देख सके, तो जहाँ पर ये चीज़ें सेफ रहती हैं, एक ऐसी सर्विस जो प्रोवाइड कराती स्पेस एक वेबसाइट को, तो उसको हम कहते हैं होस्टिंग। इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आजकल देख रहा हूँ, डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं। होस्टिंग कौन कौन प्रोवाइड कराता है, जैसे ब्लू होस्ट हो गया, होस्ट गेटर हो गया, साइट ग्राउंड हो गया, होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया। ये बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। अब एसएसएल को देख लीजिए, एसएसएल को देख लेते हैं। एसएसएल का मतलब क्या होता है, जैसे ये आप एक वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पर ये है amazon.com, तो जो ये इसमें एस लगा हुआ है, ये एस, इसको हम कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। यानी कि जिसमें ये एस लगा होगा उसका मतलब है कि वो वेबसाइट सिक्योर है। बहुत सारे लोगों को पेमेंट वगैरह के लिए मना किया जाता है कि आप जब तक वो साइट सिक्योर नहीं है तो उसमें पेमेंट नहीं कीजिए आप। कई बार तो पेमेंट गेटवे ही नहीं मिल पाता है उसमें, अगर वो साइट सिक्योर नहीं होती है। तो इसको क्या ये किस लिए होता है, इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल इंश्योरिंग सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र। एसएसएल लेने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे वेबसाइट हमारी है, होस्टिंग है, और एसएसएल जब लेते हैं तो एक कुछ फॉर्मेलिटी माइनर सी होती है, विद इन मिनट्स ये एक्टिव हो जाती है। सर्वर जैसे हमने ये अभी बताया था कि ये सर्वर यहाँ था होस्टिंग के लिए, तो जो हमारी वेबसाइट का जितना भी स्पेस है वो एक सर्वर में जाके सेव रहता है। तो जो ये सर्विस कहला रही थी वो तो थी होस्टिंग, और जहाँ पर कंप्यूटर का टोटल वेबसाइट की फाइल्स रहेंगी, जहाँ से जब भी कोई उसे अगर ओपन करना चाहे तो वो उसे ओपन कर सकता है, तो वो जहाँ पर सेव रहेंगी दैट इज़ कॉल्ड सर्वर। ये सर्वर के कुछ नाम हैं, अपाची, NGINX। इससे हमारा ये याद रखिए, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि अपाची एक सर्वर है या ब्लू होस्ट एक सर्वर है। तो ब्लू होस्ट तो एक होस्टिंग सर्विस है और अपाची क्या है, वो एक सर्वर है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए, सीटेट हो या नेट हो, एक छोटे छोटे क्वेश्चन से कहानी बदल जाती है।
और जैसे नेट जेआरएफ की बात है तो कई बार क्या होता है, एक दो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनसे जेआरएफ रुक जाता है या नेट रुक जाता है। तो ये क्वेश्चंस पर भी ध्यान रखिए क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल नेट का बढ़ता जा रहा है। अब हम आते हैं बैंडविड्थ पर, जो अगला हमारा टॉपिक है। बैंडविड्थ का मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र अलाउड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डेटा ट्रांसफ़र हुआ है। जैसे कहते हैं कि 100 GB मंथली बैंडविड्थ, यानी कि इसका मतलब ऐसे आसान भाषा में समझ लीजिए कि एक वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए मेरी कोई एक्स वेबसाइट है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसमें मुझे मंथली जो डेटा ट्रांसफ़र की कैपेसिटी मिली है 100 GB है। इससे ज़्यादा मैं डेटा अगर ट्रांसफ़र करना चाहूँगा तो मुझे अपनी बैंडविड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। तो बैंडविड्थ आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ लीजिए कि वेबसाइट होल्डर जो होता है, वेबसाइट ओनर जो होता है, उसको कितना ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रही है उसकी वेबसाइट, इससे रिलेटेड एक सर्विस हुई है। इसको याद रखिए। CMS को समझ लेते हैं। CMS की फुल फॉर्म कई बार आ जाती है, इसको ध्यान रखिए, कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो वेबसाइट क्रिएशन और मैनेजमेंट में काम आता है। जैसे आपने सुना होगा आजकल बहुत आसानी से लोग वेबसाइट बना लेते हैं सॉरी बहुत आसानी से आजकल वेबसाइट बन जाती है। जैसे मान लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आपको पर्टिकुलर लैंग्वेजेस की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब जो कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ें करनी होती हैं और उसके बाद में आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, वेबसाइट का क्रिएशन हो जाता है और मैनेजमेंट भी हो जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सर्विसेज कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जैसे वर्डप्रेस है, जुमला है, ड्रूपल है। आजकल जो मोस्ट पॉपुलर है वो वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस में क्या होता है कि आप उसको सर्विस, फ्री सर्विस होती है ये, मेजॉरिटी में इसमें जो सर्विसेज होती हैं वो फ्री होती हैं। वर्डप्रेस के अंदर आसानी से विद इन आवर्स वेबसाइट बनाई जा सकती है विदाउट एनी कोडिंग लैंग्वेज। FTP को समझ लेते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता हुआ देखा है। अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन की बात पर ध्यान लगाएं तो FTP अक्सर आता है क्वेश्चन। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब ये एक ऐसी प्रोटोकॉल होती है जिसके थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं फाइल्स को बिटवीन डिवाइसेस। इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए मेरी कोई एक वेबसाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने डेवलपर को कहीं बैठा हुआ है जो दूर दूर, या कोई और थर्ड डेवलपर है, सेकंड डेवलपर है, तो मैं चाहता हूँ अलग अलग लोगों को मैं अलग अलग काम का एक्सेस दूँ। तो जो ये अलग अलग काम का मैं एक्सेस दूंगा ये FTP के थ्रू दूंगा। एक को FTP दे दूंगा कि भाई तुम अपना ये काम कर सकते हो, एक को कहूँगा ये कर सकते हो। तो ये हम कहते हैं कि भाई FTP के थ्रू काम हो रहा है। तो जैसे फाइल ज़िला हो गया, साइबर डक हो गया। फाइल ज़िला भी याद रखिएगा, फाइल ज़िला बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है। जैसे अगर आपको वेबसाइट का पूरा बैकअप लेना हो, अगला टॉपिक भी हमारा बैकअप है, तो अगर आपको पूरा का पूरा बैकअप उठाना है तो हम फाइल ज़िला से कर सकते हैं, साइबर डक से कर सकते हैं, और वो FTP के थ्रू आपका सारा का सारा बैकअप ले आता है। बैकअप से क्या आशय है यहाँ पर ये समझते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने कहा कि अरे कभी ऐसा ना हो कि किसी वजह से वो क्रैश हो जाए या कोई उसमें प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करते हैं, वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स होती हैं उसको डुप्लीकेट फ़ाइल बना लेते हैं। क्यों? टू प्रिवेंट डेटा लॉस। अगर मान लीजिए किसी वजह से क्रैश हो गई या किसी डेवलपर की गलती से या स्वयं आपकी गलती से, तो होगा क्या कि वेबसाइट की जितनी फाइल्स हैं वो सब डिलीट हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने उसका बैकअप लेकर रखा होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ कमांड्स देनी होती हैं और सारी की सारी वेबसाइट वैसे ही लाइव हो जाती है। तो आप इसको ये मत समझिए कि वेबसाइट डेवलपमेंट और क्रिएशन से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ आते हैं, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो बैकअप से रिलेटेड एक यहाँ बात हमने लिखी है कि जैसे कुछ लोग डेली ऑटोमेटिक बैकअप ले लेते हैं, कुछ 15 दिन में लेते हैं, कुछ महीने में, और अलग अलग अपने हिसाब से लेते हैं। IP एड्रेस, जैसे आपका एक फ़ोन नंबर होता है ना,
तो इसी तरीके से आपके कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे मान लीजिए अक्सर आप देखते हैं कि हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारी वेबसाइट में कौन गलत तरीके से एक्सेस कर रहा है, या फिर हमें ये ईमेल किस कंप्यूटर से आया है। जैसे आप मोबाइल का समझते ना, IMEI नंबर होता है, तो और मोबाइल डिवाइस पता चल जाती है कि सिम तो ये था लेकिन मोबाइल डिवाइस कौन सी थी। तो इसी तरीके से जो आपका कंप्यूटर है उसका अपना एक आईपी एड्रेस होगा। इसीलिए इसको कहा गया है यूनिक न्यूमेरिकल लेबल फॉर डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। जैसे आपका लैपटॉप है, हाँ, तो उसका अपना एक अलग आईपी एड्रेस होगा, मेरे सिस्टम का एक अलग आईपी एड्रेस है। ये कुछ इस तरह से होता है। आईपी एड्रेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि आईपी एड्रेस किस तरह से लिखा हुआ है, ये सब चीज़ है। ये तो मैं संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ इसका, फिर किसी दिन इस पर एक एक टॉपिक पर अलग इलस्ट्रेटेड वीडियो बना लेंगे इसको। डीएनएस का मतलब है, शॉर्ट में तो ज़्यादातर डीएनएस ही यूज़ होता है। इसका मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। जब आप डोमेन खरीदते हैं तो वेबसाइट का जो नाम हमने ऊपर बताया था google.com, और वेबसाइट वो wikipedia.org, तो जो ये डीएनएस होता है, जब आप डोमेन खरीदते हैं तो वहाँ पर एक सर्विस दिखाई देती है आपको डीएनएस। यानी कि इसको आसान तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपका डोमेन, जैसे मान लीजिए आपका डोमेन है candidate.com, ठीक। तो candidate.com में क्या होगा, कैंडिडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई। लेकिन किसी कारण से अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपना डिटेल नहीं दे रहा हूँ और candidate.com जब कोई खोले तो वो अमेज़न पर चला जाए, जम कर जाए। कई बार आप देखते हैं डोमेन कोई सा होता है और जम कहीं और करता है। तो ये सारा डोमेन नेम का सिस्टम एक होता है, इसको हम कहते हैं सिस्टम ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस। यानी जैसे इसका एग्जांपल है ये, कई बार अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इस तरह से, ये वाला या ये वाला, तो आप समझ जाना कि ये है डीएनएस का एक सिस्टम और ये है आईपी एड्रेस। वीडियो को आप दोबारा भी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। शेयर्ड होस्टिंग। अब देखिए हमने होस्टिंग करा था कि जहाँ पर हमने अपनी सारी वेबसाइट की जितनी फाइल्स हैं उनको एक जगह, एक सर्विस के थ्रू सेव करके रखा हुआ था एक जगह। लेकिन क्या है कि शेयर्ड होस्टिंग होती है। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब ये है कि जैसे एक जॉइंट फैमिली होती है ना, उसमें एक कमरे में पापा रह रहे हैं, एक में भाई रह रहे हैं, तो इस तरीके से एक होस्टिंग सर्विस होती है। उसमें अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग स्पेस बना दी जाती है। मल्टीपल वेबसाइट्स वहाँ पर शेयर होती है स्पेस सर्वर पर। जैसे मल्टीपल वेबसाइट होस्टेड ऑन ए सिंगल सर्वर विद शेयर्ड रिसोर्सेज। यानी कि हमारे सर्वर की जो भी स्पेस है उसमें कई मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर दी जाती हैं। जब जैसी ज़रूरत होती है तब तब वेबसाइट खुलती रहती हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप कोई एक बिज़नेस वेबसाइट चलाते हैं जिसमें आपका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो होगा क्या, शेयर्ड होस्टिंग में कई बार दिक्कत हो सकती है कि पता चला दूसरी वेबसाइट ने वो ट्रैफिक मतलब ये है कि स्पेस ले रखी है, स्पीड नहीं आ रही है इत्यादि, ऐसे कुछ दिक्कतें आती हैं। तो डेडिकेटेड होस्टिंग यानी डेडिकेटेड आपको सर्वर लेना होगा, तो वो एक ही वेबसाइट या एक ही क्लाइंट के लिए काम करेगा। जैसे मान लीजिए अमेज़न तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई, छोटी मोटी ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, उनका प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है और बहुत सारा ट्रैफिक है, 10 चीज़ें होती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना एक डेडिकेटेड सर्वर लेकर रखते हैं। ई कॉमर्स क्या है, जो अभी हमने बात करी, ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग वेबसाइट जो होती हैं उनको हम ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे अमेज़न, ईबे, शॉपिंग स्टोर्स, फ्लिपकार्ट, ये सारी। सॉरी। अब हम आते हैं अप टाइम में। अप टाइम का मतलब क्या होता है, कई बार आप जब एक वेबसाइट चलाते हैं तो ज़्यादातर तो वो खुल जाती है, कई बार वो खुलती नहीं है, वहाँ पर कुछ मैसेजेस लिखे आते हैं रैंडम। तो परसेंटेज ऑफ टाइम ऑफ ए सर्वर और ए वेबसाइट इज़ ऑपरेशनल एबल। मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर जो होस्टिंग कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि हमारा 99.9 अप टाइम गारंटी होती है। यानी आप इसे रात के 1 बजे खोलें, 2 बजे खोलें, दिन में कभी भी खोलें, हमारी आपकी वेबसाइट खुल जाएगी।
तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा अप टाइम बहुत अच्छा है। कुछ फ्री होस्टिंग सर्विसेज होती हैं तो उनका अप टाइम बहुत ख़राब होता है, मतलब कभी वेबसाइट आपकी खुलेगी और कभी ऐसा भी हो सकता है नहीं खुलेगी। ओके, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी जो भी आप काम कुछ इस तरीके का स्ट्रेटजीज़ करते हैं जिससे आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी इम्प्रूव कर जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे गूगल का जो फर्स्ट पेज होता है, आमतौर पर वहाँ पर 10 वेबसाइट दिखाई देती हैं, तो क्या ही ऐसी बात है कि वो 10 ही ऊपर आती हैं और कोई क्यों नहीं आती? और भी तो हो सकती हैं। अगर आप सेकंड पेज खोलेंगे तो वो आएंगी, थर्ड पेज खोलेंगे तो और आएंगी, लेकिन फर्स्ट पेज पर ही क्यों आ रही हैं? तो उन लोगों का एसईओ बहुत अच्छा है, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जिससे उनकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बहुत इम्प्रूव कर गई है। जैसे हमने लिखा यूजीसी नेट, तो यूजीसी नेट लिखने पे क्या होगा कि एनटीए की जो वेबसाइट है वही सबसे ऊपर आएगी, क्योंकि उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, ट्रैफिक उस पर इतना ज़्यादा है और उसकी डोमेन अथॉरिटी इतनी अच्छी है कि वो ऊपर आएगी। इसको आप आईसीटी के हिसाब से इतना ही समझें अभी, बाकी तो ये एक अलग दुनिया की बातें हैं। एसईओ अगर एग्जामिनेशन में आता है तो उससे मतलब होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे वेबसाइट की विजिबिलिटी इम्प्रूव करती है। वरना अगर एसईओ पर हम वीडियो बनाने बैठेंगे तो इसमें 4-5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। एग्जाम्पल, ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट कंटेंट फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड, यानी आपने लिखा यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर बुक, तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही है, या किसी ने लिखा यूजीसी नेट सी टेट एडमिट कार्ड, तो सी टेट की वेबसाइट ऊपर आ रही है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की हैं। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स का मतलब होता है, देखो एनालिसिस से बना है ये। एनालिटिक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक और यूज़र का बिहेवियर को एनालाइज कर पाते हैं। तो ये ऐसे कौन से टूल होंगे? इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में आप ये देख लेते हैं कि मुझे कितने लोगों ने लाइक करा, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो वो उनका एक टूल्स बने हुए हैं, लाखों रुपए के बनते हैं, वो वेबसाइट यूज़र को फ्री दे रही है फेसबुक। इसी तरीके से अ, हर वेबसाइट या होस्टिंग वाले अपना अपना ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक किस दिन आता है और कोई इस पर अटैक तो नहीं हो रहा है किसी तरह का, या फिर यूज़र किस समय आते हैं, कितनी बार क्लिक करते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीज़ें होती हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो जैसे गूगल एनालिटिक्स, जो लोग वेबसाइट का काम करते हैं वो गूगल एनालिटिक्स सॉरी, ये थोड़ी मेरी आवाज़, गूगल एनालिटिक्स चलाते हैं। ओके, प्लगइन, प्लगइन में क्या है कि जैसे मैंने बताया था आपको अभी बीच में ऊपर जाकर, कि ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि वर्डप्रेस जैसे कुछ लोग वर्डप्रेस बनाते हैं, वेबसाइट उन्होंने बना दी, तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग उनको टूल चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये चाहता है कि जैसी मेरी वेबसाइट खुले तो उसमें एक हेलो हेलो वाला कुछ बटन आ जाए, या हेलो सिंबल आ जाए, या इस तरीके की कोई पॉपअप मेन्यू आ जाए, तो वो इस तरीके का प्लगइन यूज़ करेंगे। या कोई ये चाहता है कि जब कोई आए तो उसको मैं लेटेस्ट पोस्ट सबसे ऊपर दिखा दूं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्लगइन के थ्रू होती हैं। तो इसको आप आसान भाषा में यूँ समझ लीजिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं। ये इनके नाम हैं, जैसे योस्ट एसईओ, ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, लोग अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भरवाते हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब ये है कि जैसे कोई वेबसाइट आप देखते हैं मोबाइल में अच्छी खुलती है, कोई डेस्कटॉप में अच्छी खुलती है, कोई टैबलेट में। आमतौर पर तो आजकल मोबाइल को ध्यान में रखकर ज़्यादा वेबसाइट बनाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कौन सी चीज़
कौन सा डिज़ाइन किस काम के लिए, स्क्रीन साइज़ के लिए, डिवाइस के लिए यूज़ होगा, तो इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। कैसा रिस्पॉन्स करेगी वेबसाइट। लोड टाइम, यानी एक पेज खोलने में कितना सेकंड लगा। जैसे आप एनटीए की वेबसाइट खोलते हैं तो जब एडमिट कार्ड जिन दिनों डाउनलोड हो रहे होते हैं उन दिनों क्या होता है, या सी टेट के जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे होते हैं तो उन दिनों लोड टाइम बढ़ जाता है और कई बार लोड टाइम घटा हुआ होता है। जैसे अगर कहते हैं ना कि वो लास्ट टाइम पर बिल्कुल जाकर फॉर्म मत भरिए, उसमें लोड टाइम क्या होगा कि वेबसाइट हैंग कर जाती है, क्रैश, कई बार क्रैश भी हो जाती है। तो टाइम टेकन फॉर ए वेबसाइट टू फुल्ली डिस्प्ले इट्स कंटेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मैंने कुछ आईसीटी टर्म्स लिए हैं, आगे के वीडियोस में और कवर अप करेंगे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए। आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।